नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केवीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पादप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इस क्लास के माध्यम से ये प्रयास होगा कि पादप से संबंधित सबके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में शामिल किया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न कह रहा है, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है, दलपुंज है, बाह्य दल है या पुष्पवृंत है। तो फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग जो होता है उसे हम दल कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? पत्ती से, फूल से, तना से या मूल से? पौधे के तना भाग से हमें जूट तंतु प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा खाद्य से होने वाला लाभ नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा कह रहा है, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से दिए हुए जो ऑप्शन है खाद्य से होने वाला लाभ जो है, पहला ऑप्शन कह रहा है मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी हो जाती है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि खाद्य से होने वाले लाभ में मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी का होना सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस भाग के द्वारा किया जाता है? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या पुष्प के द्वारा? तो पादपों में खाद्य पदार्थों का जो संश्लेषण किया जाता है यह पत्तियों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों के द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, तो किस प्रकार किया जाता है? इसमें मृदा से खनिज व जल प्राप्त होता है जड़ों के द्वारा, तथा रंध्रों के द्वारा जो रंध्र पाए जाते हैं पौधों में, पादप में, उनके पत्तियों में या तनों में, टहनियों में, उन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन सभी पदार्थों का संश्लेषण करके मंड बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मूल रोम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, पर्णशिराओं के द्वारा या बाह्य दल के द्वारा? तो पादप के रंध्र भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करना। दूसरा कह रहा है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करना, या जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का जो कार्य होता है यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करने में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है, किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को एक पॉलीथीन से ढककर बांध देने से पॉलीथीन के आंतरिक पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो यह ऊर्जा कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को यदि हम पॉलीथीन से ढककर बांध देते हैं तो पॉलीथीन के आंतरिक पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं कुछ, जो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है? सेम, चना, मक्का या गन्ना? तो इन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा एक बीजपत्री है, इसका हमें चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 मक्का सही आंसर हमारा हो जाएगा, जो एक बीजपत्री का उदाहरण है। एक बीजपत्री में और कौन आता है? तो एक बीजपत्री में उदाहरण एक देख लेंगे, गेहूं भी एक बीजपत्री ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा नवा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? गेहूं की फसल, चना की फसल, आलू की फसल या मक्का की फसल? तो इन दिए हुए विकल्पों में से चना की फसल जो हो जाएगी यह मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाने में काफी लाभप्रद होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। जितनी दलहनी फसलें होती हैं ये मृदा को नाइट्रोजन युक्त बनाने में काफी लाभप्रद होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है, वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अपूर्ण फूल, पूर्ण फूल,
अलिंगी फूल या एकलिंगी फूल। तो ऐसे फूल जिसमें चारों दल उपस्थित होते हैं, चारों कुंडलियां मौजूद होती हैं, उन्हें हम पूर्ण फल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? कोलीफॉर्म जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु या डिप्लोकोकस जीवाणु। तो इन दिए हुए विकल्पों में से कोलीफॉर्म जीवाणु जो है यह गंगा नदी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन फूलों का एक गुच्छा है? गुलाब का फूल, धतूरा, चाइना रोज जिसे गुड़हल कहते हैं या फिर सूर्यमुखी। तो इन दिए हुए विकल्पों में से सूर्यमुखी जो है यह एक अकेला फूल नहीं है बल्कि यह फूलों का एक गुच्छा होता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो एक फूलों के गुच्छे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है गन्ने की शक्कर से अल्कोहल के निर्माण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण, किण्वन, स्थिरीकरण या हाइड्रोजनीकरण। तो गन्ने की शक्कर से अल्कोहल के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम किण्वन कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न कह रहा है खरपतवार हैं कोमल तने वाले पौधे या खेतों, बगीचों तथा गमलों में कुछ अनचाहे पौधे या फिर शाक या उपरोक्त सभी। तो खरपतवार जो होते हैं यह कोमल तने वाले पौधे होते हैं और खेतों, बगीचों तथा गमलों में कुछ अनचाहे पौधे जो होते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। शाक भी होते हैं। अतः उपरोक्त सभी हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, रेफ्लेसिया, एजोला या फाइकस। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि वोल्फिया जो होता है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा होता है। वोल्फिया किस जगह पाया जाता है? तो वोल्फिया अधिकतर झीलों या दलदली जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, इसकी जड़ें नहीं होती हैं, ये पानी की सतह पर ऊपर ही तैरता रहता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यह दुनिया का सबसे छोटा फल भी देने वाला पौधा है, जिसे इसके फल को हम यूट्रिकल कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो रेफ्लेसिया जो होता है यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वोल्फिया जो होता है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न कह रहा है आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम या टमाटर। तो इन दिए हुए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेब जो है यह एक आभासी फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस का पौधा, चावल, मनी प्लांट या टीक। तो इन दिए हुए विकल्पों में से बांस का जो पौधा है यह संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा में से एक है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार या पर्णांग। तो सिकुआ जो है हमारा सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मुख्यतः कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम को, एजोला को, यूरिया को या पोटेशियम को। तो इन दिए हुए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि एजोला जो है यह एक प्रकार की जैविक खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? साल्विनिया है, एजोला है, मार्सिलिया है या टेरिडियम है। तो ऐसा जलीय फर्न जिसे हम जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं उसे हम एजोला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? लिलिएसी, साइकैडेसी, लेग्यूमिनोसी या कवक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि दालें जो हैं पादपों के लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा। तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 शैवाल जो है यह क्या है? स्वपोषित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? जैव उर्वरक, कोरेलाइड जड़, लाइकेन या माइकोराइजा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। माइकोराइजा जो है यह एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है गन्ने में लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? तो गन्ने में लाल सड़ांध जो बनती है उसका कारण होता है कालेटोट्राइकम फ्लैक्टस, अतः ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कालेटोट्राइकम फ्लैक्टस जो होता है यह गन्ने में लाल सड़ांध का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, कैल्शियम या जिब्रेलिन। तो इन दिए हुए विकल्पों में से साइटोकाइनिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, कैल्शियम जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन। तो इन दिए हुए विकल्पों में से एथिलीन जो है यह एक प्राकृतिक फल पकाने का हार्मोन है, अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया हुआ है और उन फसलों से संबंधित बीमारी दिया हुआ है, इनमें हमें सुमेलित करना है। तो धान की फसल से संबंधित जो बीमारी हरित बाल है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हरित बाल जो है यह धान से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बाजरे से संबंधित बीमारी है। बाकी बाजरे से संबंधित बीमारी अरगट है, मटर से संबंधित पाउडरी है और चना से संबंधित उकठा बिल्ट जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि धान से संबंधित हरित बाल बीमारी सुमेलित यह नहीं है, क्योंकि हरित बाल जो है यह बाजरे से संबंधित बीमारी है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है घासों और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती हैं। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? वायुमंडल से, रंध्र से, संवहन मंडल से या जल रंध्र से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि यह जल संचयन जो है यह जल रंध्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीठे की पत्तियां, वेडू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां या सहतूत की पत्तियां। तो रेशम के कीट जिस पे पनपते हैं वह सहतूत की पत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज की क्लास के हमारे 30 प्रश्न जो पादप से संबंधित रहे, वनस्पतियों से, पेड़ पौधे से संबंधित रहे, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।